तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स न्यूज़ के बारे में जो ग्लोबल मार्केट से अभी आती हुई देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अभी यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब मार्केट देखिए ऑल टाइम हाई पे है, एक ज़बरदस्त रैली चल रही है, तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमको अभी क्या करना चाहिए? पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? हमारा अभी क्या यहाँ पर मार्केट को लेकर अप्रोच होना चाहिए, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मेरा ओपिनियन भी आपके साथ में साझा करूँगा और कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स भी आपके साथ साझा करूँगा। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को भी हम कवर करने वाले हैं, जिनके रिगार्डिंग कुछ बड़ी अपडेट यहाँ पर आती हुई देखने को मिल रही है। उनको हम कवर करेंगे, स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, टेक्निकल चार्ट पे सिचुएशन भी देखेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले बात करते हैं यूएस मार्केट की। तो आज के दिन यूएस मार्केट्स हमको ऑलमोस्ट फ्लैट ही देखने को मिल रहे हैं। हालाँकि आज फ्लैट है, लेकिन हमने कल के दिन देखा कि एक ज़बरदस्त रैली हमको आती हुई देखने को मिली, जब यहाँ पर फेड का एफओएमसी का आउटकम हमको आता हुआ देखने को मिला। जेरोम पॉवेल साहब ने काफ़ी डोविश यहाँ पर अपना स्टांस रखा, जहाँ पर पिछले काफ़ी टाइम से हॉकिश था। अभी यहाँ पर एक ज़बरदस्त पॉजिटिव स्टांस उनका देखने को मिला। उनका कहना था कि पीक यहाँ पर हम कम कर कर चुके हैं। यहाँ पर इन्फ्लेशन अब सुधरता हुआ देखने को मिल रहा है। अब अगले 2024 में रेट कट साइकिल शुरू हो सकती है और इसी वजह से मार्केट ने इसको ज़बरदस्त चीयर किया। ज़बरदस्त हमको एक तेज़ी देखने को मिली। इंडियन मार्केट्स में भी उसी का एक हमको कैस्केडिंग इफेक्ट देखने को मिला, ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। अब लेकिन आज के दिन की बात की जाए तो आज के दिन देखिए एक और अपडेट यहाँ पर आती हुई देखने को मिल रही है। फेड, न्यूयॉर्क फेड के जो प्रेसिडेंट हैं जॉन विलियम्स, उनका एक स्टेटमेंट आया है। उनका कहना है कि सेंट्रल बैंक इज नॉट रियली टॉकिंग अबाउट रेट कट्स राइट नाउ। जी हाँ, तो देखिए फेड चेयरमैन का कुछ अलग बयान था, उनका पॉजिटिव स्टेटमेंट था, और ये जो प्रेसिडेंट साहब हैं इनका कुछ और स्टेटमेंट है। तो कहीं ना कहीं फेड इंटरनली कंफ्यूज नज़र आ रही है। उनको करना क्या है, उनको अभी समझ नहीं आ रहा मार्केट में, इकोनॉमी में क्या यहाँ पर करना है। रेट कट करना शुरू करना है या फिर नहीं करना। जॉन विलियम्स का कहना है कि एक बहुत प्री मैच्योर डिसीजन है अभी यहाँ पर रेट कट की बात करना, क्योंकि अभी भी 2% का जो टारगेट है वो काफ़ी दूर है। तो वो अभी उनका यहाँ पर ये स्टेटमेंट आ रहा है। हालांकि मार्केट ने इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं लिया है, लेकिन स्टिल यहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए इस स्टेटमेंट की वजह से मार्केट में थोड़ा बहुत यहाँ पर शांति रहेगी और हल्की फुल्की वॉलेटिलिटी आती हुई देखने को मिलेगी। तो ये एक अपडेट थी जो आपको जानना यहाँ पर ज़रूरी है। बाकी लेट्स सी यहाँ पर किस तरीके से इसको मार्केट अब देखता है, या फिर कुछ और स्टेटमेंट्स भी आते हुए देखने को मिलते हैं या नहीं। लेकिन मेन क्वेश्चन है एज ए रिटेल निवेशक, भाई हमको क्या करना है हमारे पोर्टफोलियो में? हमको ग्रोथ चाहिए, हमको क्या करना है मार्केट में, किस तरीके से हमको काम करना है, उसकी बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ों की बात करते हैं। तो देखिए एफ का आना शुरू हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर देखिए लगातार एफ ने अभी अच्छी खासी बाइंग करी है। दिसंबर मंथ की बात की जाए तो करीब 30,000 करोड़ की यहाँ पर बाइंग हो चुकी है, जो कि बहुत प्रॉमिसिंग साइन है मार्केट्स के लिए। और इसी वजह से आप देखेंगे तो मार्केट्स में भी एक इनफ्लो हमको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए तो अब हमको मेन क्वेश्चन है कि करना क्या है, ठीक है, करना क्या है। तो सबसे पहली बात, सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। डेफ़िनिटली ग्लोबल मैक्रोज़ भी इम्प्रूव हो रहे हैं। ग्लोबल मैक्रोज़ की बात की जाए तो देखिए बॉन्ड यील्ड्स लगातार गिर रही है। जो 5% से ऊपर थे वो अभी 3.9 के आसपास आ चुके हैं। डॉलर इंडेक्स काफ़ी अभी कूल डाउन हो चुका है। जो अभी काफ़ी ऊपर था डॉलर इंडेक्स, वो अभी नीचे आ चुका है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिया के लिए वो है दोस्तों ब्रेंट क्रूड। जी हाँ, तो क्रूड की बात की जाए तो अभी 75-76 डॉलर पर बैरल के आसपास चल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम ज़्यादातर आपको पता है क्रूड इंपोर्ट ही करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा है। इन्फ्लेशन इसकी वजह से कूल डाउन होता हुआ हमारा देखने को मिल रहा है, और इंटरेस्ट रेट कट साइकिल की बात शुरू हो चुकी है, और इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट पीक हो चुका है ग्लोबल मार्केट्स में। तो इंटरनेशनल मार्केट, ग्लोबल मैक्रोस काफ़ी पॉजिटिव हैं। अब डोमेस्टिक मैक्रोस की बात की जाए तो देखिए ज़बरदस्त अभी हमने देखा रिसेंट जो असेंबली इलेक्शंस हुए, तो बीजेपी की जो सरकार है उसने एक क्लियर मैंडेट यहाँ पर दिखाया, जिसकी वजह से हो सकता है 2024 में जब लोकसभा इलेक्शन होंगे तो हमारी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट वापस से आती हुई देखने को मिलेगी। तो एक कहीं ना कहीं कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी जारी रहेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमको देखने को मिलेगी। मार्केट उसको भी डिस्काउंट कर रहा है, तो ये एक चीज़ है। जीडीपी ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट बहुत अच्छी आ रही है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत अच्छी हमको आती हुई देखने को मिल रही है, और यही है एक्सपर्ट्स का मानना। और साथ ही साथ जो यहाँ पर विद्वान हैं उनका मानना कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स यहाँ से आना अच्छी अभी तो शुरू हुई है, क्योंकि एक कहीं ना कहीं एक विशियस साइकिल शुरू शुरू हुआ है, जहाँ पर केपेक्स
प्राइवेट केपेक्स जो गवर्नमेंट केपेक्स है वो शुरू हुआ और प्राइवेट केपेक्स भी आना शुरू होगा, तो अर्निंग्स यहाँ पर अब अच्छी ही आना शुरू होगी। और मार्केट में देखेंगे तो निफ्टी भी उस चीज़ को डिस्काउंट कर रहा है। फिस्कल डेफिसिट सिचुएशन इज़ रियली गुड, इन्फ्लेशन स्टेबल है, ब्रेंट क्रूड का हालात सही हैं, और कहीं ना कहीं जो बैंक्स की बैलेंस शीट है वो भी अच्छी है। तो सारी चीज़ें एक कहीं ना कहीं देखिए गोल्डी लॉक सिनेरियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मार्केट यहाँ से ये जो ऊपर जा रहा है ना, इसके पीछे फंडामेंटल्स हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ हवाबाजी चल रही है, फंडामेंटल लेड रैली है ये, ठीक है। तो ये समझना हमको ज़रूरी है। तो यहाँ से पोर्टफोलियो में आपको बिकवाली नहीं करनी है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि देखिए अगर मार्केट गिरता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मार्केट गिरेगा नहीं, मार्केट गिरता है तो एक वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। हर गिरावट यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। 3% गिरे, 5% गिरे, 8% गिरे, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ से मार्केट 20% गिर सकता है नियर टर्म में तो। लेकिन ये अगर जितनी भी गिरावट आएगी वो सिर्फ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जैसा मैं सोच रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि मार्केट में बहुत ज़बरदस्त ग्रीड है अभी। आप देखिए एक्सट्रीम ग्रीड है मार्केट में। तो आपको हाइस पे नहीं खरीदना है, वैल्यूएशन का ध्यान रखना है, वैल्यूएशन इज सुप्रीम, वैल्यूएशन का ध्यान रखना है, और अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में ही बने रहना है। क्योंकि जब बुल मार्केट होता है ना तो लोग बहक जाते हैं और कुछ भी खरीदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सब चीज़ भाग रहा होता है। अभी देखिए क्या हो रहा था, लार्ज कैप लोग बेच के स्मॉल कैप और मिड कैप में चले गए, और आज आप देखें तो कईयों के पोर्टफोलियोज मूव ही नहीं हुए। जब मार्केट इतना तेज था मूव ही नहीं हुए। हालांकि लार्ज कैप में आईटी का पार्ट बहुत था आज यहाँ पर, लेकिन इनफैक्ट आप देखेंगे तो लार्ज कैप की रैली अब शुरू होना चालू होगी, जैसे कि मैं पिछले काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ। तो इसलिए एक डाइवर्सिफिकेशन, एसेट एलोकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है स्मॉल कैप मिड कैप आप यहाँ पर शांत रहें और लार्ज कैप में एक तेजी आना शुरू हो, क्योंकि एफआईज अब मार्केट में उतर रहे हैं। तो आईटी में तेजी आना शुरू हो चुकी है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट कट साइकिल की बात, रेट कट साइकिल शुरू होने वाली है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल्स में भी रैली आना शुरू होगी, फार्मा में भी आ सकती है, और फिर यहाँ पर केमिकल में भी आती हुई देखने को मिलेगी। तो ये सेक्टर्स पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, लेकिन ग्रीड यहाँ पर नहीं करना है। जो भाग चुके हैं उनको भागने दीजिए, जो नहीं भागे हैं उन पे फोकस कीजिए, वहाँ पर आप थोड़ी स्टडी कीजिए। अब बात करते हैं सबसे पहले आईटी की। आईटी की बात करना ज़रूरी है क्योंकि इसके बारे में लगातार मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था आईटी इंडेक्स के बारे में, जब यहाँ पर एक बेस बन रहा था, और मैंने क्लियर कट मैं मिड कैप्स को, टीयर टू आईटी कंपनीज़ को मैं अवॉइड कर रहा था, लेकिन मैं लार्ज कैप की बात लगातार कर रहा था और वहाँ पर वैल्यू नज़र आ रही थी, इसलिए बात कर रहा। तो आप देखिएगा HCL टेक, TCS, इन्फी, टेक महिंद्रा, LTI, LTTS, ठीक है, ये कंपनीज आप देखिए क्या ज़बरदस्त तरीके से आज हमको भागती हुई देखने को मिली है। तो इसीलिए जब कोई मरा हुआ सेक्टर हो ना, उस पे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि केमिकल पे ध्यान दीजिए, फार्मा पे ध्यान दीजिए, और फाइनेंशियल्स पे ध्यान दीजिए। ये आगे आने वाले में समय में ये भागते हुए नज़र आएंगे। अब यहाँ पर करना क्या आईटी में, तो आईटी में मुझे लगता है थोड़ा भी वेट कीजिए। काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी आ चुकी है 2 दिन में। अब थोड़ा सा अर्निंग्स का वेट कीजिए, जहाँ पर अच्छी अर्निंग आ रही है या फिर ख़राब अर्निंग आ रही है, और अगर गाइडेंस अच्छी आ रही है मैनेजमेंट की तरफ से, तो वहाँ पर फिर एक स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। तो निफ्टी आईटी में जो पहले से बने हुए हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। जो अभी बाय करना चाहते हैं मैं उनको कहना चाहूँगा जस्ट वेट, अभी वेट कीजिए, अभी यहाँ पर फोमो का शिकार नहीं होना है। चलिए उसके बाद बात करेंगे हम दूसरे स्टॉक की, नाम है पीआई इंडस्ट्रीज़। यहाँ तो काफ़ी चर्चा हुई पीआई इंडस्ट्रीज़ के बारे में, काफ़ी गिरावट हुई, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, चाइनीज़ कैपेसिटीज़ आती हुई देखने को मिल रही है, जिसके बारे में हमने डिस्कशन भी किया था इस वीडियो में। डिटेल में इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिएगा क्यों गिरा था ये, और क्या उसका रेपरकशंस हो सकते हैं, वो भी हमने डिस्कस किया था। लेकिन अब बात करते हैं अब क्या करना है। तो मैंने फिर एक वीडियो में बात करी थी जब अपडेट आई थी मैनेजमेंट की तरफ से। मैनेजमेंट ने साफ साफ बोला था कि हमारे को कोई इम्पैक्ट नहीं है, पी इंडस्ट्रीज़ को कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये जो कैपेसिटीज़ आ रही हैं इसका कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि हमारा पेटेंटेड प्रोडक्ट है, 2025 तक यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा उनका कहना था। लेकिन हमने कहा था कि यार ये न्यूज़ तो आ गई है लेकिन इस पे आपको रिएक्ट नहीं करना है, न्यूज़ बेस्ड बाइंग नहीं करनी है। एक बार सब चीज़ मार्केट को अब्जॉर्ब करने दीजिए, तब उसके बाद बाइंग करना है। तो देखिए मार्केट अभी समझ नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है। जो स्टेटमेंट आया मैनेजमेंट की तरफ से बहुत अच्छी तरीके से नहीं लिया है पीआई इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक ने, अभी भी स्टॉक नीचे गिर रहा है, और अब तो 200 दिन के मूविंग एवरेज के भी नीचे आ चुका है। तो एक मोमेंटम लॉस यहाँ पर हो चुका है और स्टॉक अब वीक हो चुका है, अगर मैं ट्रेंड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो। अब यहाँ पर देखिए जैसे मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि इनकी जो जॉइंट वेंचर है क्यूमाई केमिकल, उस पर ध्यान रखना होगा। वो किस तरह की गाइडेंस देते हैं पायरोक्सासल्फोन को, उस पर ध्यान रखना होगा। जो यहाँ पर मैं तो डेफिनेटली ट्रैक करने वाला हूँ, उसकी क्या यहाँ पर ग्रोथ रहेगी
और चाइनीज़ कैपेसिटी आने से क्या यहाँ पर उसके रेपरकशंस हैं वो भी हम ज़रूर देखेंगे। कुमाई केमिकल्स पे ध्यान रखना अब ज़रूरी है। अभी मैं कहना चाहूँगा जस्ट वेट एंड वॉच, अभी यहाँ पर पीएन इंडस्ट्रीज़ में कुछ नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है बालाजी अमाइंस। अब मैं बात कर रहा हूँ केमिकल सेक्टर की। बालाजी अमाइंस में एक ज़बरदस्त बेस बन रहा है और इस बेस के बाद मुझे लग रहा है स्टॉक यहाँ से अब 2700-2800 के लेवल्स पे जाता हुआ देखने को मिलेगा। नीचे बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम आप देखेंगे तो प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। एक ज़बरदस्त बेस में ज़बरदस्त बाइंग हो रही है, तो इस स्टॉक को आप ज़रूर रडार पे रखिए। इनफैक्ट यहाँ पर बाय कर सकते हैं अगर आपका लंबे समय का नज़रिया है और अगर नंबर अच्छे आ गए Q3 के तो ये स्टॉक यहाँ से रॉकेट बनता हुआ नज़र आएगा। तो ये है बालाजी अमाइंस। इसके बाद एक और स्टॉक है यहाँ पर आरती इंडस्ट्रीज़, जिसके बारे में अभी इस लेवल्स पे हमने चर्चा करी थी। थोड़ा ऊपर आ चुका है लेकिन अभी भी ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे है, तो इस पे भी आप करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना शुरू कर सकते हैं। अगर नीचे आता है तो करीब 530 के आसपास यहाँ पर फ्रेश बाय किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों एक कंपनी है जिसकी बात हम करेंगे, वो है एमी ऑर्गेनिक्स, जिसमें मुझे काफ़ी अच्छा पोटेंशियल नज़र आता है। इसके बारे में मैंने लगातार पिछले वीडियोज़ में चर्चा करी है और काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। कंपनी का मैनेजमेंट भी अच्छा है, कंपनी का प्रोडक्ट प्रोफाइल भी अच्छी है और एक कहीं न कहीं एक एंट्री बैरियर्स हैं इसके बिज़नेस में। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ कुछ अपडेट्स की, तो अभी देखिए इन्होंने लेटेस्ट 14th ऑफ दिसंबर की अपडेट है, तो इन्होंने एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अंकलेश्वर गुजरात में स्टार्ट कर दी है। तो एक और न्यू ब्लॉक इनका आ गया है, तो ये एक पॉजिटिव है। और एक और अपडेट आई कल के दिन कि इन्होंने फर्मियन के साथ एक और एग्रीमेंट साइन किया है। फर्मियन के साथ इन्होंने पहले भी एग्रीमेंट साइन किया था और एक और एग्रीमेंट साइन किया है, जिनके लिए ये कुछ एडवांस्ड फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। और फर्मियन के साथ इन्होंने एक बार पहले भी बोला था कि इनके ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनकी जो मार्केट है, जिनका जो मार्केट है वो काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर एक रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी ज़बरदस्त आ सकती है, जो कि बॉटम लाइन में ट्रांसलेट होती हुई नज़र आएगी आगे आने वाले 2-3 सालों में। एमी ऑर्गेनिक्स मुझे लगता है यहाँ से काफ़ी ऊपर जाएगा। इन्होंने अभी एक्विजिशन भी किए, बाबा फाइन केम वगैरह के एक्विजिशन इन्होंने किए, ठीक है? तो उसके बाद हमने अभी देखे लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं, ठीक है? साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है इसके पास, जिसकी वजह से एक एंट्री बैरियर्स यहाँ पर क्रिएट होते हैं इनके बिजनेस में। कंपटीशन मतलब लिमिटेड कंपटीशन है इनके प्रोडक्ट्स में एंड ऑल आर फ्रॉम चाइना। देखिए लिमिटेड 7-8 प्लेयर्स इन द मार्केट एंड ऑल आर फ्रॉम चाइना, तो बहुत ही लिमिटेड कंपटीशन है। प्रोडक्ट पाइपलाइन ज़बरदस्त है, एक ज़बरदस्त एक कोर इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स यहाँ पर ये डेवलप कर चुके हैं फॉर सेल्स यूज इन एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस। तो एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अगर आप एज ए प्रॉक्सी रिन्यूएबल का भी प्ले कर सकते हैं, सोलर का भी प्ले कर सकते हैं, या फिर अगर मैं ईवी की बात करूं तो उसका भी प्ले कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट डेटा सेंटर्स में भी होगी, तो उसकी भी प्रॉक्सी यहाँ पर ये प्ले कर सकते हैं इसके थ्रू। और ये पहली कंपनी है आउटसाइड चाइना जो ये प्रोडक्ट डेवलप कर रही है। देखिए एक इलेक्ट्रोलाइट का सैंपल इनका अप्रूव हो चुका है एंड एट प्लांट स्केल फ्रॉम 6 कस्टमर्स। तो ये जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है इस कंपनी की काफ़ी लाजवाब नज़र आती है, तो इसको आप ज़रूर अपने ट्रैक पे रखिए, इनके रिजल्ट्स को ट्रैक कीजिए। आप देखेंगे तो एमी ऑर्गेनिक्स के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए थे इस क्वार्टर में भी और आगे भी आते हुए देखने को मिलेंगे। तो करंट मार्केट प्राइस पे मुझे तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी लग रही है, लेकिन अगर ये स्टॉक गलती से 800 के आसपास आ गया तो भैया यहाँ पर इसको लपक लीजिएगा। तो करंट मार्केट प्राइस पे बाय है और ये मुझे लग रहा है अपने ऑल टाइम हाई को बहुत जल्दी ब्रेक करता हुआ नजर आएगा। इसके बाद स्टॉक है सीडीएसएल। सीडीएसएल को लगातार हमने इस पे इन लेवल्स पे डिस्कस किया जब हमने बोला कि अब मौका आ चुका है सीडीएसएल में बाइंग करने का, और अभी भी मुझे लगता है एक छोटी और गिरावट यहाँ पर आ गई ना तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। बाय ऑन डिप्स वाला ये स्टॉक अभी बन चुका है, क्योंकि आप देखेंगे तो अगले हफ्ते और इनफैक्ट 3 आईपीओ तो अभी आ चुके हैं, अगले हफ्ते लगातार मतलब आईपीओ की लाइन लगी हुई है और सीडीएसएल यहाँ पर एक बेनिफिशियरी होगा, ज़बरदस्त बेनिफिशियरी होगा। और कहीं न कहीं देखिए एक डेकेडल थीम है, सीडीएसएल के थ्रू प्ले की जा सकती है। फंडामेंटल्स हम सभी को पता है, थोड़ा महँगा ज़रूर हो गया है, इसलिए बहुत अग्रेसिव नहीं होना है। धीरे-धीरे आप छोटी-छोटी क्वांटिटी में इसको लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करते रहिए और अगर 1600 के आसपास आता है तो उठाइएगा ज़बरदस्त, और अभी यहाँ पर थोड़ी बहुत क्वांटिटी करंट मार्केट प्राइस पे भी उठा सकते हैं। ये वीकली चार्ट था और मैं डेली चार्ट पे बात करूँ तो देखिए थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है ऊपरी स्तरों पे, तो अगर ये गिरता है करीब-करीब 1700 के आसपास भी आता है तो इसको बाय कर सकते हैं। इसके बाद है के फिनटेक। के फिनटेक की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन करीब 8-10% की यहाँ पर गिरावट आई। उसके पीछे रीज़न था कि यहाँ पर इनका एक प्रमोटर है
जनरल अटलांटिक सिंगापुर, इन्होंने अपना यहाँ पर करीब 10% स्टेक यहाँ पर बेचा है, इसकी वजह से स्टॉक में गिरावट आई। लेकिन यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या हुई कि यहाँ पर बाइंग हुई ज़बरदस्त। अब चलिए टेक्निकल चार्ट पे देखते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त ब्लॉक डील हमको होती हुई देखने को मिली है। तो देखिए ये जो कैंडल है ना, इससे पता चल रहा है कि निचले स्तरों पे फिर से बाइंग हो गई इसमें, और एक ज़बरदस्त यहाँ पर सपोर्ट बन रहा था, उसी सपोर्ट से यहाँ पर बाइंग आती हुई नज़र आई। तो यहाँ पर हमने इसको निचले स्तरों पे डिस्कस किया था, उसके बाद इस स्तरों पे भी डिस्कस किया है। मैं बोलता हूँ कि इस लेवल्स पे भी कई फिनटेक को बाय किया जा सकता है, क्योंकि आगे आने वाले समय में कैम्स, ये जो बिजनेस मॉडल है, जो जिस प्रकार के प्लेटफॉर्म है, डिजिटल इंफ्रा इनके पास, के फिनटेक, CDSL, BSC, ये ऐसी ये जो ऐसे बिजनेस हैं जो बहुत लंबे चलने वाले हैं। कैपिटल मार्केट की ग्रोथ बहुत लंबी चलने वाली है, और ये बिजनेस भी बहुत लंबे चलेंगे अनटिल एंड अनलेस बिजनेस में ही कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कुछ मैनेजमेंट इशू ना आ जाए, यहाँ पर कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। तो के फिनटेक भी आप ज़रूर यहाँ पर अपने रडार पे रख सकते हैं। उसके बाद है डी मार्ट। डी मार्ट बहुत परेशान कर रहा है लोगों को, पेशेंस का टेस्ट ले रहा है। लेकिन देखिए पेशेंस का टेस्ट होने के बाद ही यहाँ पर सफलता मिलेगी। पेशेंस को अब्जॉर्ब करना ही यहाँ पर एक इन्वेस्टर की ताकत होनी चाहिए, और ये जो कंसोलिडेशन है, इसमें मुझे लग रहा है यहाँ पर ज़बरदस्त बाइंग कर रहे हैं। इसमें एक्यूमुलेशन चल रहा है, और लगातार ये नए स्टोर्स ऐड कर रहे हैं। तो नए स्टोर्स ऐड कर रहे हैं तो उनका फ़ायदा इनको मिलेगा। तो डी मार्ट भी देखिए लॉन्ग टर्म की कहानी है, हो सकता है थोड़ा और कंसोलिडेट करे, क्योंकि महंगा है। देखिए वैल्यूएशन जब भी ज़्यादा होते हैं ना, तो स्टॉक में फिर एक री रेटिंग होना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि 100 के पी पे ऑलरेडी ऊपर चल रहा है, फिर क्या री रेटिंग होगी इसमें। तो कंसोलिडेशन कर सकता है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। लेकिन कंसिस्टेंट 20% CAGR ग्रोथ स्टोरी लॉन्ग टर्म के लिए नज़र आती है डी मार्ट। तो जिसको बाय करना है, हर बाय ऑन डिप्स पे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बाय कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों वीडियो, जहाँ पर हमने बात करी मार्केट के बारे में, क्या अप्रोच होना चाहिए हमारा पोर्टफोलियो को लेकर, और स्टॉक्स के बारे में बात करी। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ओपिनियन क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।